हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुकी है ना। चलिए आज हम लोग इतिहास के फर्स्ट चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पे आज चर्चा होगी आज। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज जो है सो ऑब्जेक्टिव का आज पूरे चैप्टर 1 का आज खुलासा होने वाला है। चलिए चलते हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जवाब भी देना है, आप सबको ध्यान रखना है कि हाँ कितना आंसर आता है। जरूर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि कितना नंबर आया आपको इन वीडियो के क्वेश्चन से, है ना। चलिए चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो कह रहा है 1870 ईस्वी, और जब भी 1870 की बात कर रही है तो सबके माइंड में एक बात तो घुरना चाहिए कि 1870 का जो युद्ध हुआ था ना, वह कहाँ किस जगह हुआ था। तो बता दे कि सेडोन नामक जगह पर हुआ था। क्लियर है, कहाँ हुआ था। तो सेडोन नामक जगह पर हुआ था। चलिए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। हर एक क्वेश्चन पूछा हुआ ईयर का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जरूर इसे नज़रअंदाज मत करिए। जो भी चैनल पर नया आया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सके। चलिए जो भी चैनल पे नए हैं जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए चलते हम दूसरे क्वेश्चन की ओर कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी का एकीकरण जो है ना किस युद्ध के बाद हुआ था। ऑप्शन है क्रीमिया युद्ध, सेडोवा युद्ध, प्रसा डेनमार्क युद्ध या सेडोन युद्ध। तो सब का आंसर जी हाँ राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, सेडोन का युद्ध जो हुआ था उसके बाद ही जो है जर्मनी का एकीकरण जो है संभव हुआ था। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे। बता दे कि जब ही यंग यूरोप की बात आएगी, किसकी, तो यंग यूरोप की जब ही बात आएगी तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि यंग यूरोप बोले, यंग यूरोप बोले या आपको यंग इटली बोले, है ना। तो दोनों की जो बात आएगी तो उनमें किसका स्थान जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा मेजनी का जाएगा। किसका जाएगा, मेजनी का जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कह रहा है कि टीपू सुल्तान शासक थे। जो टीपू सुल्तान थे ना वो कहाँ के शासक थे, मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैसूर के शासक थे। यानी टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर के शासक थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हर एक को याद होना चाहिए कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, एक नाविक थे, है ना। क्या थे, एक नाविक थे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, तो एक नाविक थे। याद भी करते चल जाइए ताकि आपको जो है याद भी हो जाए वन शॉट वीडियो में ही आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी ना उस पर हस्ताक्षर कब हुई थी। ऑप्शन है 1863, 1864, 1871, 1872। तो राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि पर क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। हस्ताक्षर मतलब क्या होता है कि आपको चलिए वो देश आपको मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। जस्ट अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने ध्यान दिए होइएगा, तो जरूर आंसर आप सबका होगा फ्रैंकफर्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट हो जाएगा। यानी 1871 ईस्वी में जो संधि हुआ था ना उस संधि को हम लोग फ्रैंकफर्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। कितना के बाद करा है, तो 1830 की क्रांति के बाद। जब 1830 की बात चला है तो सबको याद रखना है कि चार्ल्स दशम याद होना चाहिए। चार्ल्स दशम वाला कहानी हमने बताया है पिछले वीडियो में, चार्ल्स दशम की कहानी। चलिए तो बता दे कि ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य या अधिनायकवाद। क्या हो जाएगा, गणराज्य हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जो जर्मनी है उसके एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी या मेजनी? तो जी हाँ, क्या होगा? बिस्मार्क हो जाएगा। हमेशा एक पॉइंट याद रखिएगा कि जर्मनी की जब बात आएगी तो एकमात्र बिस्मार्क का नाम आएगा, है ना। किसका नाम आएगा? बिस्मार्क का। और जब इटली की बात आएगी तो इटली के 3, कौन कौन? तो बस जो बच गए, मेजनी, है ना, गैरीबाल्डी, है ना, और आपको काउंट काबूर। क्लियर है? 3 आपको हमेशा आएगा, मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर आ जाएगा, है ना। तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे प्रमुख जो योगदान रहा वो बिस्मार्क का रहा। क्लियर है? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन आ रहा था? जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो इसको विरोध में कौन आ रहा था? इसके विरोध में कौन से देश आ रहे थे? तो बता दें आपको कि ऑस्ट्रिया, जो इसका विरोधी पक्ष था वो ऑस्ट्रिया ही आ रहा था। कौन आ रहा था? तो ऑस्ट्रिया आ रहा था। क्लियर यहाँ तक? कौन आ रहा था? तो ऑस्ट्रिया आ रहा था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? देखिए आपको जर्मनी जब भी पूछ दे, हमने बताया है इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में कि जर्मनी के जब बारे में पूछ दे तो एकमात्र किसका नाम आएगा? तो बिस्मार्क का नाम आएगा। क्लियर है? और उन तीनों का नाम कब आएगा? जब किनका किनका? मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर का नाम कब आएगा? जब इटली का एकीकरण कहेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी ना, वह किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन कह रहा है 1864, 1866, 1870 या 1871। तो बता दे कि 1871 ईस्वी में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कह रहा है कि जालबेरीन जो संस्था थी ना, जालबेरीन जो संस्था थी ना, उससे संबंधित था किससे? यानी जालबेरीन संस्था जो है किनसे संबंधित था? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से या पादरियों से? तो जी हाँ, बता दें कि व्यापारी से संबंधित था जालबेरीन संस्था। किससे संबंधित था? तो जालबेरीन संस्था जो है व्यापारी से संबंधित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जेनेवा संधि कब हुआ? जेनेवा संधि कब हुआ? ऑप्शन है 1954, 1952, 1950 या 1985। कब हुआ था जेनेवा संधि? तो जी हाँ, 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में जो है जेनेवा संधि हुआ था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चले, 15 नंबर। काउंट काबूर को, है ना, काउंट काबूर को जो है विक्टर इमैनुअल, काउंट काबूर को जो है विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था? क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री, है ना। प्रधानमंत्री के पद पर जो है विक्टर इमैनुअल ने किनको? तो काउंट काबूर को जो है चुना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो बता दे वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी को जो है वियना सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? किसके योगदान से जो है इटली का एकीकरण जो है पूर्ण हुआ था? ऑप्शन है मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, इनमें से सभी। तो बता दें आपको सभी का योगदान रहा था, है ना। इटली के एकीकरण में जो है सभी का योगदान रहा था। काउंट काबूर का भी रहा था, विक्टर इमैनुअल का भी रहा था, मेजनी का भी रहा था और गैरीबाल्डी का भी रहा था, है ना। सभी का योगदान रहा था आपको इटली के एकीकरण करने में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है
कि रक्त एवं लौ, देखिए इतना क्वेश्चन नहीं पढ़िए, बस इतना ध्यान दीजिए, रक्त एवं लौ जो सेंटेंस है ना वो बिस्मार्क ने बोला था। किसने बोला था? बिस्मार्क ने बोला था। रक्त एवं लौह की नीति का आलंबन जो है बिस्मार्क के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? बिस्मार्क के द्वारा किया गया, है ना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन पर भी ध्यान रखिएगा, है ना, लगातार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन 19 कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है किनके द्वारा किया गया? ए में कह रहा है नेपोलियन 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन थर्ड या बिस्मार्क। तो किनके द्वारा जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो है किया गया था। किनके द्वारा? तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? वह कौन सा सम्मेलन था जिसमें क्षतिपूर्ति राशि जो है वो कम कर दिया गया था, है ना। क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन या लॉसने सम्मेलन। तो एक सम्मेलन का नाम था लॉसने सम्मेलन जिसमें जर्मनी को क्षतिपूर्ति राशि जो है कम कर दिया गया था। जर्मनी को जो हर्जाना देना था उसे क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया कि आपको उतना ही हर्जाना दीजिए, है ना। इसके लिए लिखित बॉन्ड बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हिगेल किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन है फ्रांस, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। तो हिगेल जो है ना जर्मनी का था, है ना, जर्मनी का दार्शनिक था। हिगेल कहाँ का दार्शनिक था? तो जर्मनी का दार्शनिक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो वियना कांग्रेस थे ना उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ए में है गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना या लोकतांत्रिक को पुनर्स्थापित करना या राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें इनका एक ही उद्देश्य था कि राजतंत्र को जो है पुनर्स्थापित करना, है ना, फिर से स्थापित करना, कि राजतंत्र को फिर से स्थापित कर दिया जाए। किसके द्वारा? तो वियना कांग्रेस का जो है पुनः ये जो है स्थापित करना था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति जो है कब हुई? ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 1789, है ना। कब हुआ? तो 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का जो संबंध था ना वह किस संगठन से था? ए में कह रहा है लाल सेना, बी में कार्बोनरी, सी में डायट या डी में जालबेरिन। कौन सी थी? तो जब भी आपको मेजनी आ जाए तो कार्बोनरी से था, है ना। मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनरी से था। याद रखिएगा कि मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनरी से था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र किसे जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो है केंद्र है जेना, वो विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए में कह रहा है इटली, बी में जर्मनी, सी में रूस या डी में ग्रेट ब्रिटेन। तो क्या हो जाएगा? जी हाँ, कहाँ स्थित था? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जो जेना थे ना वो कहाँ स्थित है? तो बता दें आपको वो जर्मनी में स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन का जो केंद्र बना था जेना जो केंद्र बना था वह कहाँ स्थापित किया गया? तो जर्मनी में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? जर्मनी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कैसूथ, है ना। कैसूथ जो है का संबंध किस देश से था? कैसूथ का संबंध किससे था? ऑस्ट्रिया से, यूनान से, पोलैंड से या हंगरी से। तो बता दें आपको कैसूथ जो है वो हंगरी से संबंधित था, वो है ना, वो हंगरी से संबंधित था। कौन? तो कैसूथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन है यूनान, बी में है पुर्तगाल, सी में है इंग्लैंड या डी में है पोलैंड। किसे कहा जाता है आपको? यूरोपीय सभ्यता का जो है पलना किसे कहा जाता है? बता दें आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूनान को जो है ना,
यूनान को ध्यान रखिएगा, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पलना भी कहा जाता है। इसे याद रखना है ना, तो यू आ रहा है यहाँ पे, तो बस ये भी यू है ना। यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है, तो आपको यूनान को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ। जो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था ना, वह कब हुआ था। ए में कह रहा है 1854, बी में कह रहा है 1864, सी में 1874 या डी में 1884। तो कन्वेंशन कब हुआ था, 1864 को। जेनेवा समझौता कब हुआ, 1854 को। और जस्ट 10 साल के बाद जो है कन्वेंशन किया गया, कब, 1864 ईस्वी को। 29 नंबर, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो इटली का जो है एकीकरण कब पूर्ण हुआ, ऑप्शन 1861, 1871, 1720 या 1817। तो 1871 ईस्वी में जो है इटली का एकीकरण क्या हो गया, पूर्ण हो गया था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। वह कौन से देश थे जो मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं थे। ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या रूस। तो एकमात्र देश था वो था जर्मनी, जो इन सभी मित्र राष्ट्रों में नहीं आ रहे थे, वो अलग ही अपने थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। जो बोहेमिया था वो किस देश के अंतर्गत आ रहा था। ए में कह रहा है ऑस्ट्रिया, बी में यूनान, सी में तुर्की या डी में पोलैंड। तो आपको ऑस्ट्रिया के अंतर्गत आ रहा था, है ना। किसके अंतर्गत, तो ऑस्ट्रिया के अंतर्गत आते हैं कौन, तो बोहेमिया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट था, है ना। 1871 ईस्वी में जो है विलियम प्रथम जो है कहाँ के सम्राट थे। ए में कह रहा है इटली, बी में इंग्लैंड, सी में जर्मनी या डी में पोलैंड। तो वो कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे, है ना। विलियम प्रथम कहाँ के सम्राट थे, तो वो जर्मनी के थे। क्वेश्चन नंबर 33, लुई 16वें को फांसी कब दी गई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि लुई 16वां जो था उसको फांसी कब दिया गया। 1748, 1793, 1798 या 1854। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1793 ईस्वी को जो है लुई 16वां को फांसी दे दिया गया। क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया। जो पोट्सडम हुआ था उसकी घोषणा के बाद कौन अपना आत्मसमर्पण कर दिया। तो हो जाएगा राइट आंसर इसका जापान। एक देश वैसा देश था जो अपने आप को क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, है ना, नहीं लड़ने के लिए, यानी हम नहीं लड़ेंगे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि सार्डिनिया का राजा, है ना, सार्डिनिया का राजा जो है कौन था। ए में करा विक्टर मैनुअल, नेपोलियन, चार्ल्स दशम या इनमें से कोई नहीं। तो विक्टर इमैनुअल जो थे वो सार्डिनिया के राजा थे। किसके राजा थे, सार्डिनिया के राजा थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि इटली की एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। जो इटली का एकीकरण था ना उसका प्रमुख नायक कौन था। ए में कह रहा है मेजनी, बी में काबूर, सी में गैरिबाल्डी या डी में इनमें से सभी। तो सभी थे इसके अंतर्गत, है ना। इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक किसे कहता है, तो तीनों को, मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी, तीनों को। और आपको जब जर्मनी आ जाए तो एकमात्र उसका नाम क्या आ जाएगा, बिस्मार्क आ जाएगा, है ना। तो जो भी चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहले पहुंचे। और जो भी लाइक नहीं किए लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, कमेंट जरूर करिए कि कैसा लगा। और ज़रूर जो है सो कितना नंबर आप अटेम्प्ट किए, है ना, कितना अटेम्प्ट किए, कितना आपको नंबर आया 36 क्वेश्चन में, कितना आपको सही है ना। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।